मतलब टेक्निकल इशू कह सकते हैं जिसकी वजह से कल की क्लास नहीं हुई थी। तो आज हमारा लास्ट क्लास है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा का पूरा ये चैप्टर एंड कर सकें। ठीक है, हम आज की क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को आज की क्लास में बता देती हूँ कि दिसंबर आपका के पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस विथ वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वेलकम टू यू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो माधुरी, गुड इवनिंग। हेलो अहीम, अर्पित जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर मेरे पास ऐसा सुपर पावर होता कि मैं बता सकती कि आज अभी आने वाले 1 घंटे में क्या क्या होने वाला है, तो मैं डेफिनेटली आपको बता देती। क्लास मैं अपने साइड से स्टार्ट की थी कल कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से क्लास अपने आप सीपीयू जो है वो बंद हो गया था। फिर हमें उसको ऑन करना पड़ा जिस ड्यूरेशन में क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए नहीं हुआ। हेलो प्रिंस, वेलकम टू द क्लास। बट हम कोशिश करेंगे कि आज हमारी क्लास बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए और हम आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर ले। मतलब टेक्निकल इश्यू कह सकते हैं जिसकी वजह से कल की क्लास नहीं हुई थी। तो आज हमारा लास्ट क्लास है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा का पूरा ये चैप्टर एंड कर सकें। माधुरी, बहुत टाइम हो गया था सीपीयू को ऑन होने में, बहुत मतलब थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया था, वरना मैं भी पढ़ाने के लिए ही आई थी। मेरा खुद का दिमाग बहुत खराब हो गया था। जब आप पूरे तरीके से प्रिपेयर होके आते हो क्लास लेने के लिए, क्लास नहीं ले पाते हो, तो आपका भी टेम्परामेंट बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आज की क्लास, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट अगर हो जाता है तो हम बताते हैं कि क्या करते हैं। हम स्टार्ट करें आज की क्लास को, फटाफट पढ़ते हैं और चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कभी ये बोर्ड है जो कि लैपटॉप से कनेक्ट है, सिस्टम है, लाइट है, कभी लाइट का वोल्टेज ज्यादा कभी हो गया, मान लीजिए कभी सीपीयू में कुछ हो गया प्रॉब्लम, या कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, कहीं भी थोड़ा सा वायर ढीला रह जाता है तो वो स्पार्क करने लगता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसमें से अगर कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होता है तो क्लास चलने में इश्यू हो जाता है। बट ठीक है, हम आज की क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को आज की क्लास में बता देती हूँ कि दिसंबर आपका के पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस विथ वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये मेरी कह सकते हैं कि मैं आपको कमिटमेंट देती हूँ। तो सिलेबस कंप्लीट होने का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें आज की क्लास को फटाफट। सब लोग जोश एकदम हाई है, लास्ट क्लास थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, बट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने लास्ट क्लास स्टार्ट की थी, ताकि उस वीडियो को हम बाद में, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने ये पढ़ा कि पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। हमने दोहरा निषेचन तक पढ़ लिया था। दोहरा निषेचन के बाद हमारे पास 2 चीज बना था। एक था हमारे पास युग्मनज, जिससे आगे चल के भ्रूण बन रहा था। दूसरी चीज थी हमारे पास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, जिससे आगे चल के हमारा भ्रूणपोष बन रहा था, जो कि बढ़ते हुए भ्रूण को भोजन दे रहा था। इतनी बातें हमने कर ली थी। और हमें पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था बीज के बारे में पढ़ना। मैंने कहा था कि हमें बीज के बारे में पढ़ना है, हमें फल के बारे में पढ़ना है, हमें असंग जनन और बहुभ्रूणता, ये छोटे छोटे टर्म है, टॉपिक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बस इतनी सी चीजें आपको आज की क्लास में पढ़नी है। ज्यादातर चीजें आपको समझनी है और थोड़ा बहुत आपको याद करना है। तो स्टार्ट करें टॉपिक को। हमने कहा था कि बीज जो है वो क्या होता है? जो हमारे पास एक विकसित बीजांड होता है, जो परिपक्व बीजांड होता है, उसी को हम बीज कहते हैं। क्या कहा था मैंने कि जो परिपक्व बीजांड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। तो बीज की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो परिपक्व बीजांड क्या होता है? हमने ये कहा था कि हमारे पास सामान्यतः इस तरीके से क्या होता है, अगर हम किसी पुष्प की संरचना की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे निचले हिस्से में क्या होती है? अंडाशय होती है। इस अंडाशय के साथ लगा होता है बीजांड वृंत की सहायता से हमारा बीजांड। ठीक है, ये बात सबको पता थी कि यहाँ पे बीजांड था जिसके अंदर भ्रूण कोष बन रहा था। निषेचन के पश्चात उसी भ्रूण कोष के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? मान लो यहाँ पे हमारे पास भ्रूण बन रहा है और इसके बगल बगल में भ्रूण कोष बन रहा था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो बीजांड है,
जो बीजांड है ये दोहरे आवरण से मिलकर बना होता है। तो बीजांड का जो दोहरा आवरण है, जो दो आवरण होते हैं बीजांड के, वही आगे चल के बीज की जो कवरिंग है, बीज का जो चोल है, उसका निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी बीज जब लेते हैं, जैसे आपने मटर लिया, चना लिया, तो उसके ऊपर जो आपको छिलका देखने को मिलता है, वो पहले यही बीजांड का अध्यावरण होता है। पहले ये आपके भ्रूण का संरक्षण करता है और उसके बाद ये किसकी संरक्षण में काम आता है, ये आपके बीज के संरक्षण में काम आता है। तो बीज के जो दो आवरण होते हैं, बाह्य आवरण और अंत आवरण। बाह्य आवरण को हम क्या कहते हैं, जैसे अगर हमारे पास बीज है, जैसे मान लो ये बीजांड है, तो बीजांड जो है इसके दो आवरण होते हैं। सिंपल सी बात है, बीजांड के दो आवरण होते हैं। जो बाह्य आवरण होता है, जो हमारे पास क्या होता है, बाह्य आवरण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है टेस्टा। जो बाह्य आवरण है इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्टा। और जो अंदर का आवरण होता है उसे हम कहते हैं टेगमन। तो टेस्टा और टेगमन दो आवरण होते हैं बीज के, जो कि बीजांड के आवरण का ही रूपांतरण होता है। अगर हम मोटी मोटा देखें कि जो एक बीज है वो क्या होता है और किस तरीके से ये पौधों के लिए इतना उपयोगी होता है। हम सब जानते हैं कि जब विकास का क्रम चला था, तो वो लक्षण जो प्रकृति में ज्यादा अच्छी तरीके से चल सकते थे, ज्यादा सुचारू रूप से चल सकते थे, वही लक्षण प्रकृति ने प्राकृतिक वरण, जैसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, उसके द्वारा उसी का चयन किया। बाकी वो लक्षण जो कि हमें जो है कि प्राकृतिक वरण में कोई सहायता नहीं कर रहे थे, हमारे सर्वाइवल में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहे थे, वो लक्षण धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे मानव की पूंछ खत्म हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण है। तो आपके बीज का निर्माण, जब आप सवाल पढ़ते हो, जब आप ब्रायोफाइट पढ़ते हो, टेरिडोफाइट्स पढ़ते हो, तो वहां पे कोई भी बीज जैसी संरचना नहीं होती। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीज जैसी संरचना बनती है। और ये बीज की संरचना आज अपने चारों तरफ देखते हो, आपको बहुत ज्यादा ऐसे पौधे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर बीज बनते हैं। इसका मतलब है कि बीज बनने की जो प्रक्रिया है, इसका प्राकृतिक वरण हुआ है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। मां प्रकृति इस लक्षण को अच्छा मानती है। तो आपके दिमाग में क्या क्या ऐसी चीजें आती है जो एक बीज को इतना उपयोगी बनाती, कुछ ऐसे पॉइंट आप बता सकते हैं जो कि बीज को उपयोगी बनाता है। मतलब आवृत्तबीजी पौधों में ये जो बीज बनता है वो इतना विशेष क्यों होता है, इतना जरूरी क्यों होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कोई लोग दे सकते हैं, बताइए। गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग। बताइए, क्या कोई लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि आवृत्तबीजी पौधों में ये जो बीज का बनना है, ये इतना विशेष लक्षण क्यों है? क्या फायदे हैं बीज बनने के, या बीज की उपयोगिता किसी पौधे के लिए क्या है? हम तो उसे भोजन के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी पौधे के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, और पौधा क्यों बनाता है बीज? हेलो शुभम, हेलो, वेलकम टू द क्लास। हेलो शीतल, गुड इवनिंग। बता सकते हैं कोई लोग? बताइए भाई। चलिए मैं ही बता देती हूँ। देखिए, बीज क्या करता है, अगर आप सिंपल सा समझिए कि आपके खेत में गेहूं लगा है, उस गेहूं को आप लाते हो घर में, उसको गेहूं को खेत में से लाते हो, उसके मॉइस्चर को कम करते हैं, उसके बीज को सुखाते हैं और हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं। और फिर जब प्राकृतिक कंडीशन सुचारू रूप से आती है, तब वो बीज हम फिर से लगाते हैं और नया पौधा बन जाता है। ये तो मान लो हमारा उसमें इंटरवेंशन है। आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे घासों के पौधे हैं जो कि एक सीजन में उगते हैं, पुष्पन करते हैं, मतलब उसमें फूल बनता है, उनके बीज बनते हैं, और फिर वो पौधा उस सीजन के बाद, उस मौसम के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन फिर जब वैसी अवस्थाएं आती है, वैसा तापमान आता है, वैसा मॉइस्चर आता है, तो वो पौधे अपने आप, बिना किसी के लगाए, वो पौधे अपने आप ग्रो करते हैं और अपने आप बढ़ते हैं। कहाँ से आए वो पौधे, किसी ने लगाए? बिल्कुल नहीं। हुआ क्या कि इनके बीज जो हैं वो अपने आप को ऐसा परिवर्तित कर लेते हैं कि जब तक अवस्थाएं उनके अनुकूल नहीं होती, तब तक वो अपने आप को बीज के, अपने भ्रूण को बीज के अंदर संग्रहित करके, संरक्षित करके रखते हैं।
और जैसे ही पर्यावरणीय दशाएं उनके अनुकूल होती है वो फिर से अंकुरित हो जाते हैं और अपनी जो है नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से जो बीज है वो उनकी अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक छोटे से बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष छुपा होता है। तो कैसे करते हैं ये और एक बीज के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं वो सब कुछ अभी हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, मैम लाइट चली गई है, आ जाएगी तो बताएंगे। मुझे तो लगता था कि फोन के अंदर बैटरी होती है जो कि लाइट चल जाने के बाद भी चलती है। अच्छा पता है बट लिख नहीं सकते। ठीक है कोई बात नहीं, किसी को पता चल जाएगा अगर आप लिख दोगे तो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बीज के बारे में थोड़ी और बातें अध्ययन करते हैं और ये सब भी जानेंगे कि बीज के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उपयोगिता होती है। तो सबसे पहले हम बीजों के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। वर्गीकरण का क्या मतलब है, किसी एक आधार पे हम उन चीजों को और सामान्य करने के लिए और साधारण करने के लिए उसको अलग अलग ग्रुपों में बांट देते हैं। जैसे आपके स्कूल में मान लो कि एक हमने विभाजन किया कि आपके स्कूल में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, या हमने विभाजित कर दिया कि कक्षा 9 में कितने बच्चे हैं, कक्षा 10 में कितने हैं, कक्षा 11 में कितने, कक्षा 12 में, मतलब कक्षा के आधार पे हमने विभाजन कर दिया। या फिर हमने विभाजन कर दिया कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है वो प्रीवियस क्लास में 80 प्लस थे, या कितने ऐसे हैं जिसके 80 कम थे। तो ये क्या है, ये सब वर्गीकरण है, ये सब क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन करने के लिए, किसी भी चीज को वर्गीकृत करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आधार। तो यहाँ पे बीजों के आधार को, बीजों के क्लासिफिकेशन को करने के लिए हम जो आधार लेते हैं वो ये लेते हैं कि क्या बीज के अंदर भ्रूणपोष उपस्थित है या अनुपस्थित है। अगर किसी बीज के अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होता है तो उसे हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, और अगर किसी बीज के अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है तो उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस या गैर एल्ब्यूमिनस कहते हैं। जहां पे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स देखने को मिलते हैं, मतलब जहां पे भ्रूणपोष पूरी तरीके से भ्रूण द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, ऐसे बीजों में जो बीजपत्र होते हैं उनकी आकृति बड़ी होती है, या वो बड़ी आकृति के सामान्यतः होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे जो है उनमें सामान्य अवस्था में आपको गैर एल्ब्यूमिनस सीड्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे ऐसे पौधे जिनके भ्रूण पूरी तरीके से भ्रूणपोष का प्रयोग अपने विकास की प्रक्रिया में नहीं करते हैं, उनके बीजपत्र सामान्यतः छोटी आकृति के होते हैं। सामान्य अवस्था में जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें आपको एल्ब्यूमिनस सीड्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, मूंगफली, मटर, चना, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये उदाहरण याद रखेंगे। एक आपके पास एक बीजपत्री पौधा जिसका नाम ऑर्किड है, ऑर्किडिएसी फैमिली का मेंबर है, वो एक ऐसा पौधा है जो कि गैर एल्ब्यूमिनस होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये द्विबीजपत्री ना होके क्या है, एक बीजपत्री पौधा है। जो ऑर्किड है ये एक एग्जाम्पल है जो कि एक बीजपत्री पौधा है, फिर भी इसके पास नॉन एल्ब्यूमिनस या गैर एल्ब्यूमिनस सीड्स पाए जाते हैं। वहीं पे आपके पास एक द्विबीजपत्री पौधा है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है यहाँ पे अरंडी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अरंडी याद रख लीजिए। अरंडी का जो पौधा होता है वहां पे हमारे पास जो है उसमें जो है वो एल्ब्यूमिनस सीड्स देखने को मिलते हैं। बाकी गेहूं, चावल जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं सामान्यतः उसमें हमें एल्ब्यूमिनस सीड्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें एल्ब्यूमिनस सीड्स के साथ साथ कभी कभी जो बीजांड काय है, आपको पता है कि हमारे पास बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं भरी थी उसे हम बीजांड काय कह रहे थे। बीजांड काय में से ही कोई एक कोशिका जो है वो लघु बीजाणु बना रही थी और वही आगे चल के भ्रूणपोष बना रहा था। तो भ्रूणपोष बनाने वाली कोशिका के अलावा बीजांड के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उसे हम बीजांडकाय कहते हैं। तो कुछ पौधों में जब बीज बन जाता है उस अवस्था तक बीजांडकाय की कुछ मात्रा संग्रहित होती है और ऐसे बीजों को हम पेरिस्पर्मिक सीड या परिभ्रूणपोष कहते हैं। ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष, जिसमें भ्रूणपोष का भी प्रिमिटिव वर्जन, भ्रूणपोष कहां से बना था, बीजांडकाय से, उसका भी प्रिमिटिव वर्जन उपस्थित होता है। ऐसे बीजों को हम परिभ्रूणपोष या फिर पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। उदाहरण एनसीईआरटी में 2 दिया है आपके घर में, एक जो काली मिर्च है और दूसरा जो आपके पास चुकंदर है।
इन दोनों के जो बीज है इनके अंदर बीजांड काय भी संग्रहित होता है। इतनी बात दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग कुणाल, गुड इवनिंग मैम। अरंडी का तेल भी बनता है? हाँ बिल्कुल अरंडी का तेल बनता है। मेरे दिमाग में भी बिल्कुल नहीं आ रहा कि अरंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमारी गांव की भाषा में इसको रेड़ कहते हैं। कांग्रेचुलेशन शिवांगी। गुड इवनिंग भक्ति। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी थी कि क्या अगर हम अपनी क्लास का टाइमिंग सुबह 8 बजे कर दें तो आप लोग को कोई इश्यू है? थैंक यू प्रिंस। अगर हम अपनी क्लास की टाइमिंग सुबह 8 से 9 कर दे तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? क्योंकि सुबह कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ना तो नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क बिल्कुल फ्रेश रहता है, लाइट का भी इश्यू नहीं होगा क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा, सुबह सुबह मेरा भी दिमाग सही रहता है, आपका भी दिमाग सही रहता है, फ्रेश फ्रेश दिमाग से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख लेंगे। गुड इवनिंग राधिका, गुड इवनिंग। सुबह करें 8 बजे क्लास? मैंने टीम से बात की तो यही प्रॉब्लम था कि कुछ बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। आपके स्कूल का टाइम क्या है? और सुबह कर दे। आपके स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है? 9, 10, कितने बजे जाना रहता है? मैं बहुत अच्छी हूँ भक्ति, बहुत अच्छी हूँ मैं। यही टाइम सही है? फिर नेटवर्क इश्यू होगा तो कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा क्योंकि ये जो टाइम है बहुत बिजी नेटवर्क का रहता है और मैं अभी गांव पे रहती हूँ तो फिर अच्छा। और लेट कर सकते हैं क्या? अच्छा 7:30 से स्कूल है आपके, ठीक है, फिर सुबह का तो प्लान कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है इसी टाइम पे रखते हैं, 6 बजे शाम में। 6 बजे शाम कह रहे हैं आप लोग? एम भी एम लिख दो भाई ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कब पूछ रहे हो आप लोग। अच्छा 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को कर सकते हैं। अच्छा पीएम की बात कर रहे हैं हम? हाँ 9 बजे रात में कर दें। 6 बजे आधे लोग उठे ही नहीं रहेंगे, सोए ही रहेंगे। चलिए ठीक है, जब यही टाइम सही है तो हम इसी टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा होगा हम बताएंगे क्योंकि आपका जो है 5 बजे से 3 से आपका 4:30-5 तक क्लास चलती है केमिस्ट्री की, उसके बाद ये वाला स्लॉट जो है वो खाली रहता है, तो देखते हैं। ठीक है शाम को ही रखते हैं, सुबह आप लोग का स्कूल रहता है, बट मुझे लगा कि अगर आप लोग स्कूल 10 बजे जाते क्योंकि हमारे टाइम में तो 10 बजे का स्कूल रहता था, तब हम कर सकते हैं सुबह का क्लास। ठीक है कोई बात नहीं, हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसी टाइम पे रहेगी क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम ये बात कर रहे हैं कि जो एक बीज है, ठीक है, उसके क्या क्या लक्षण हैं। एक बीज के पास बीजावरण होता है। हम क्या कह सकते हैं कि बीज के पास, बीज जो है उसके पास जो है बीजावरण होता है। बीजावरण क्या होता है? बीजावरण मतलब कि बीज के चारों तरफ का जो आवरण है उसी को हम बीजावरण कहते हैं। तो एक बीज के पास बीजावरण होता है और ये बीजावरण 2 अध्यावरणों से मिलकर बना होता है। बीजावरण जो है वो 2 अध्यावरण से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास बाह्य अध्यावरण जो कि बाहरी आवरण को बनाता है, एक है हमारे पास बाह्य अध्यावरण और दूसरा है हमारे पास अंतः अध्यावरण। दूसरा क्या है हमारे पास? अंतः आवरण। जो बाह्य आवरण होता है किसी भी जगह पे आप देखोगे तो सामान्यतः जो चीज बाहर होती है वो ज्यादा रिजिड होती है, ज्यादा कठोर होती है।
तो बाह्य आवरण जिसे हम टेस्टा कहते हैं वो ज्यादा कठोर होती है, ज्यादा कड़ी होती है, ज्यादा दृढ़ होती है, ताकि वो जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसमें भी बीज की सुरक्षा कर सके। वहीं पे हमारे पास जो अंतः आवरण है उसे हम टेगमा कहते हैं, जिसे अंतः आवरण के नाम से जानते हैं। ये बाह्य आवरण से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कमजोर होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि घर में मान लो एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा है, बड़े बच्चे को ज्यादा स्ट्रगल फेस करना होता है किसी भी रूल को ब्रेक करने में, किसी भी रिचुअल्स को ब्रेक करने में, बट छोटे के लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो जाता है क्योंकि बड़े ने पहले ही स्ट्रगल कर दे रखा है, उसने रास्ता बना के रखा है। नेक्स्ट में हम क्या बात करते हैं कि जो बीज होता है ये क्या करता है, इसके पास भ्रूणीय अक्ष होता है, साथ ही साथ इसके पास बीज पत्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बीज है उसके पास दो संरचनाएं होती हैं। एक होता है भ्रूणीय अक्ष जिसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, और इसके पास क्या होता है, इसके पास बीज पत्र होता है। अगर कोई पौधा द्विबीजपत्री है तो उसके पास दो बीज पत्र होगा, अगर एक बीज पत्री है तो उसके पास एक बीज पत्र होता है। तो बीज पत्र और भ्रूणी अक्ष ये दो संरचनाएं हैं जो कि बीज के पास हमेशा पाए जाते हैं। और क्या है, जो बीज है ये क्या है, ये एक तरीके से पूरे का पूरा नई पीढ़ी है, एक पौधे की पूरी नई पीढ़ी है। तो यहाँ पे हम अगर बीज की बात करते हैं तो बीज की दो बहुत जरूरी विशेषताएं हैं। एक विशेषता क्या है, बीज की एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इसके पास प्रसुप्ति तथा अंकुरण की क्षमता होती है। अब ये क्या होता है, देखिए अगर आपने कभी खेती वगैरह की है तो हम क्या करते हैं, जब हम खेत से फसल काट के लाते हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, चना हो, मटर हो, सरसों हो, कुछ भी हो, तो हम उनके बीजों को पहले सुखाते हैं, उसके बाद ही उनका संग्रह करते, भले 2 दिन सुखाएं, 4 दिन सुखाएं, कितना गीला है उसके बाद ही हम उसे सुखाते हैं। सामान्यतः पौधे भी क्या करते हैं, जब तक उनका भ्रूण या बीज पूरी तरीके से विकसित नहीं हो जाता तब तक उनके अंदर जो जल की मात्रा है वो 60 से 70% होती है। लेकिन जैसे जैसे बीज परिपक्व होने लगता है उसके अंदर का जो जल है, उसकी मात्रा धीरे 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 कम कर दी जाती है। क्यों कम कर दी जाती है, कम इसलिए कर दी जाती है कि उस बीज को बहुत लंबे समय तक रहना है। सामान्यतः जैसे देखिए, अगर मान लो कि आपको क्या करना है, आपके पास आपको बहुत लंबे समय, जैसे आपने देखा है कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वहीं पे जो एचडी कैमरा है, जो डीएसएलआर है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है उसको 24 घंटे की रिकॉर्डिंग सेव करनी है, उसको लंबे समय तक चलना है, तो वो बहुत ज्यादा क्वालिटी पे अगर फोकस करेगा तो उसका स्टोरेज बहुत जल्दी फुल होगा, तो ऐसे में उसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। वहीं पे जो डीएसएलआर है या जो अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं उनका क्या होता है, उनको ड्यूरेशन कम रहता है, वो 1 घंटे चलेंगे, 2 घंटे चलेंगे उनकी बैटरीज, और वो क्या करेंगी, अच्छी क्वालिटी की फोटो देंगी। तो बीज को भी आप समझ सकते हो कि अगर किसी बीज को बहुत कभी 1 साल, कभी 6 महीने तक इंतजार करना है कि जब फिर से अनुकूल स्थिति आएगी तभी उसका अंकुरण होगा, तभी उसमें से नया बीज बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तुरंत कोई बीज में से अंकुरण होने लगता है, तो हो सकता है कि उसकी जीवन साइकिल, उसकी जो जीवन की पूरी साइकिल है, जो पूरा चक्र है, वो पूरा ना हो पाए। अब जैसे गेहूं है, गेहूं को आपने काटा कौन से महीने में, मान लो कि हमने गेहूं को अप्रैल में काटा और गेहूं ने फिर जो है मई में अपने आप को अंकुरित कर लिया। अब मई में अगर उसने अपने आप को किसी तरीके से अंकुरित कर लिया तो क्या उसमें पुष्पन होगा, क्या उसमें बीज बनेगा? नहीं, क्योंकि उस अवस्था के लिए जो हमें तापमान चाहिए, जो हमें एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो अगर गेहूं को अपना जीवन चक्र पूरा करना है तो उसे फिर नवंबर तक, अक्टूबर तक, हमारे अगर यूपी की बात करते हैं तो उतने समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सामान्यतः जैसे अब हमने गेहूं को अपने जो है किसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, चावल को कर सकते हैं, लेकिन क्या नेचर में पाए जाने वाले सभी पौधों के बीजों को हम संग्रहित करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं? नहीं, उनको अपना ध्यान खुद से रखना है, इसलिए वो प्रसुप्ति का सहारा लेती हैं। क्या करती हैं, जब वो परिपक्व हो जाती हैं तो बीज के अंदर से ज्यादातर जो जल होता है वो बीज से बाहर निकाल दिया जाता है, बीज को बिल्कुल शुष्क बना दिया जाता है,
और जैसे जैसे जल की मात्रा बीज के अंदर कम होती है, वैसे वैसे उसकी उपापचयी क्रियाओं की जो दर है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो धीरे होने लगता है। और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म धीरे होता है, वो कम खाने को लंबे समय तक चला सकती है। जैसे सीसीटीवी कैमरे का हमने क्या कम कर दिया, हमने उसकी रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी कम कर दी, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक चल सके। अगर लाइट नहीं भी है, उसको पावर सप्लाई नहीं भी मिल रही है, तो भी वो लंबे समय तक अपना काम कर सकती है अपनी बैटरी के बेस पे। तो यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि प्रसुप्ति में कम भोजन ज्यादा समय तक बीज के अंदर संग्रहित हो, इसलिए बीज के अंदर से जो जल की मात्रा है वो बहुत ज्यादा लगभग 20% तक निकाली जाती है, अलग अलग बीजों में अलग होती है, और इस प्रक्रिया को हम प्रसुप्ति कहते हैं। अब एक बार अगर मान लो बीज प्रसुप्त हो गया, तो फिर वो उसके अंदर से पौधा कैसे बनेगा? तो हमने जो संरचना पढ़ी थी, वहां पे जब हमने बीजांड में एक संरचना पढ़ी थी जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, उसी बीजांड द्वार की सहायता से जल और ऑक्सीजन, जब मान लो बीज को ऐसी किसी जगह पे रख देते हैं जहां पे क्या है, जहां पे मॉइस्चर है, जहां पे क्या है, वहां पे वाटर है, तो वो क्या करेगा, उसी बीजांड द्वार की सहायता से अपना जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है, वो बीज के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से बीज के अंदर उपापचयी क्रियाओं का जो दर है वो फिर से बढ़ेगा, और अब वो बीज का जो भ्रूण है वो एक्टिव होगा, वो सक्रिय होगा, और उस बीज में से प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र का निर्माण होगा। तो इस प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। हमें यहाँ पे अंकुरण या प्रसुप्ति को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं किसी पौधे के जीवन को, उसकी अगली पीढ़ी को लाने में सहायता करते हैं, अनुकूल स्थिति आने तक उसका इंतजार करने में उसको सहायता करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको जिंदा बनाए रखने में सहायता करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी था। क्या आपको प्रसुप्ति और अंकुरण समझ में आ गया है? हेलो आशुतोष, हेलो, मेरे साइड से नेटवर्क इश्यू नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल, इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं एग्जाम में। ओके आशुतोष, आप बिहार बोर्ड से आप कोचिंग नहीं जाते, बिहार बोर्ड में भी यही सिलेबस है, आपको कुछ एक दो चैप्टर जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आपको ये टॉपिक जो आपका यूपी स्टेट का चैप्टर है वो कंप्लीट करने के बाद करा दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ पूछना है बताइए। क्लियर? ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो हमें बात करनी है वो है बीज की जीवन क्षमता। क्या पढ़ना है हमें? बीज की जीवन क्षमता। हमने इसके पहले पढ़ा था परागकण की जीवन क्षमता। तो हमने कहा था वो कम से कम समय जिसके बाद भी अगर जिसके अंदर अगर परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और पराग नली का विकास हो जाता है, तो वो उसकी जीवन क्षमता कहलाती है। उसी तरीके से एक सामान्य सा प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या कोई बीज में अगर एक बार प्रसुप्ति हो जाती है, तो उसे हम कितने भी साल तक अगर अंकुरण की व्यवस्था ना दे, अंकुरण की परिस्थिति ना दे, तो क्या वो हमेशा उसकी जो क्षमता है अंकुरण की वो बनी रहेगी? क्या हम उसे 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी अगर अंकुरण की अवस्था देंगे तो क्या वो अंकुरित होगा? इसी प्रश्न का उत्तर मिलता है आपको बीजों की जीवन क्षमता विषय के या टॉपिक के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। कुछ चीजें आपको यहाँ पे इस विषय में याद करनी पड़ेंगी। बीज अंकुरण, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि बीजों का अंकुरण या बीजों की जो जीवन क्षमता है वो हर बीज में अलग अलग होती है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो अपने परिपक्वन के कुछ ही समय बाद फिर से अंकुरण करते हैं। अगर उनको अंकुरण की अवस्था नहीं मिलती है तो उनकी अंकुरण की क्षमता खत्म हो जाती है। कुछ पौधों में ये अवधि कुछ महीनों की होती है, कुछ पौधों में कुछ सालों तक होती है। जैसे आप गेहूं वगैरह अगर आपके घर पे है तो आप प्रीवियस ईयर का गेहूं स्टोर करते हैं, फिर जब सीजन आता है उसको आप लगाते हैं तो वो पौधा बनता है। लेकिन अगर बहुत पुराना हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बीज के रूप में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसकी अंकुरण क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती। तो कुछ सालों तक ही गेहूं चावल की अंकुरण क्षमता सामान्य स्थिति में रहती है। तो ऐसे में ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि बीजों की जो जीवन क्षमता है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है। कुछ पौधों में ये जो अवधि है, ये जो समय अवधि है, ये कुछ पौधों में कुछ महीनों होती है, कुछ पौधों में कुछ सालों तक होती है।
कुछ एक्सेप्शंस या कुछ विशेष कंडीशन आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, जहां पे दो नाम दिए गए हैं। एक नाम आपके मृत सागर से पाए जाने वाले खजूर के पौधे के बीच का है, और एक आपके पास जो उदाहरण है वो आपके पास एक जो अंटार्कटिका है वहां के, जब हम जीवाश्म की अध्ययन करते हैं तो वहां के जीवाश्मों में हमें एक बीज मिलता है जो कि बहुत हजार, मतलब यहाँ पे 10,000 सालों के बाद भी उसे जब अंकुरित किया जाता है तो उसका अंकुरण सही तरीके से होता है और उसमें पुष्पन भी होता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल है ल्यूपिनस आर्किटिस। पहला एग्जाम्पल क्या है? ल्यूपिनस आर्किटिस, जिसको कि निकाला गया था जीवाश्म के साथ। आप लोग को पता है जीवाश्म क्या होता है? हाँ, इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। आप लोग को पता है जीवाश्म क्या होता है? किसी को पता है जीवाश्म क्या होता है? क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए, बताइए। मैंने आपको देखा था, मैं तो रोज आती हूँ आप लोगों को अपना शकल दिखाने। हाँ, एनसीईआरटी हम करेंगे, जब हम वन शॉट करेंगे ना तो हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स भी पीपीटी में लेके आएंगे और हम एक एक टॉपिक को समझेंगे और एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लाइन बाय लाइन करते जाएंगे। अच्छा, कहाँ देखा था भाई? क्लास जो है गौरव, क्लास जो है शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है? मैं तो मैं तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती, आप मुझे कहाँ देख रही हैं? ओके ओके ओके, अब क्या ही कहना है, बच्चे जब नाम को सपने में देख ले रहे हैं तो क्या ही कहना है। वाह, अगर काश मैं आपको बायोलॉजी की लाइन पढ़ते समय दिखती, जैसे वो पुरानी मूवीज होती थी ना, वो लोग लेटर लिखते पढ़ते थे और वो पीछे उसका फेस दिखता था, वैसे ही जब आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो तो उसमें मेरा फेस दिखे और मैं जिस चीज को जिस तरीके से समझा रही थी वो बिल्कुल आपको दिखे। जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तब आपको मैं दिखूं। सपना सपने तो जब जैसे सो के उठेंगे वैसे मैम चली जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब रिविजन करें और आप जब एग्जाम में बैठे तब आपको मैम दिखे, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में एग्जांपल देखें। दूसरा जो एग्जांपल है ये है फोएनिस डैक्टिलोफोरा। ये क्या है? ये एक प्रकार का खजूर का पौधा है जिसमें अंकुरण जो है वो जीवाश्मिक अध्ययन के बाद पता चला कि 2000 पुराना ये साल ये बीज था और इसमें भी अंकुरण और पुष्पन होता है। जीवाश्मिक अध्ययन क्या होता है? जैसे कि हमारी धरती पे जो आज से पहले के जीव थे जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो अलग अलग साइंटिस्ट लोग जो है उसको खोजते रहते हैं कि उस समय उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते कि वैसा उस समय कैसा माहौल था, कैसे प्रकार के जीव रहते थे, वो कैसा खाना खाते थे। तो ऐसे ही अध्ययन में हमें ये बीज मिले थे जो कि बीज की जीवन क्षमता के बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी बीज की जीवन क्षमता के लिए। वो अंकुरित भी हो रहा है और उसमें पुष्पन भी हो रहा है, जो कि एक बहुत मतलब प्रकृति का एक बहुत बड़ा अजूबा है। हाँ हाँ, जो बहुत सालों से जमीन के अंदर दबे रहते हैं, ठीक है। बायो की क्लास का टाइम 7:30 बजे। नेक्स्ट में हम थोड़ी सी बात करते हैं फल के बारे में। तो मैंने आपको कहा कि परिपक्व बीजांड को तो आप बीज कह देते हो, लेकिन परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है? अंडाशय है, ऊपर आपके पास स्ट्रिकेशन वगैरह सब है, नीचे में आपके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास बीजांड लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या है? बीजांड लगा हुआ है। तो ये जो अंडाशय और बीजांड के बीच का स्थान है ये आपका फल बनाता है, ठीक है। और फल की जो भित्ति, जैसे आपके पास बीजांड की जो भित्ति थी, बीजांड का जो आवरण था वो बीज का आवरण बनाता था, वैसे ही जो अंडाशय है उसका जो आवरण होता है वो फल का आवरण बनाता है, जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। तो अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय की जो कवरिंग है वो आगे चल के फल भित्ति बनाती है, जिसे हम पेरिडर्म के नाम से जानते हैं। और जो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, परिपक्व अंडाशय को ही हम फल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि अंडाशय, बीजांड के बाहर अंडाशय है तो अंडाशय की जो भित्ति है वो फल की भित्ति बनाती है और अंडाशय आगे चल के परिपक्व होकर फल बनाता है। आप सबने आम देखा है? आम, आम देखा है सबने? आम में जो आप बाहर छिलका देखते हो
वो क्या है, वो भी उसकी फल भित्ति है। जो गुद्दा आप खाते हो वो भी उसकी फल भित्ति है, और जो बीज के ऊपर जो एक कड़ी सी कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ कोसली कहते हैं उसको, आप लोग जो भी कहते हो, वो भी जो ऐसे रेसे वाला हिस्सा होता है, वो भी आपकी क्या होती है, अंडाशय की कवरिंग होती है। उसको जब अंदर से खोलते हैं तो वहां पे आपके पास बीज होता है और बीज के ऊपर कवर होता है, और उन दोनों के बीच का जो स्थान है वो आपका बीजांड और अंडाशय के बीच का स्थान है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बीजांड के बारे में, तो परिपक्व अंडाशय को ही हम फल कहते हैं। अब फल भी दो प्रकार के होते हैं, फल भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे फल, एक होता है सत्य फल और दूसरा होता है असत्य फल। मैंने कहा कि जो फल है उसका निर्माण अंडाशय से होता है, तो जितने भी फल ऐसे हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, परिपक्व अंडाशय से होता है, उन सभी फलों को हम सत्य फल कहते हैं। और अंडाशय के अलावा अगर किसी भी भाग से फल का निर्माण होता है, तो ऐसे फल को हम असत्य या आभासी या झूठा फल कहते हैं, जिसे हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का टाइम यदुवंशी जी शाम को 3 बजे। सत्य फल असत्य फल समझ में आ गया? ओके भक्ति जी, अगर आपके भाई को साथ आपकी क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम हो। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल या डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वो फल जिनका निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है, या कह सकते हैं आप क्या, कि वो सभी फल, वो सभी फल जिनका निर्माण, जिनका निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है, परिपक्व अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, सत्य फल कहलाते हैं। परिपक्व अंडाशय से होता है, सत्य फल कहलाते हैं। तो सत्य फल को ही हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। बताओ, फलों में भी सत्य असत्य होने लगा। तो जो अंडाशय से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। लेकिन अगर फल का, वे सभी फल, वो सभी फल, या वे सभी फल भी आप लिख सकते हैं, वे सभी फल जिनका निर्माण, जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा, जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा, अलावा पुष्प के किसी और, अलावा पुष्प के, पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, किसी अन्य भाग से होता है, अन्य भाग से होता है, असत्य फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असत्य या फिर फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण कुछ लिख सकते हैं। क्या आपको किसी सत्य और असत्य फल का नाम पता है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टमाटर का जो हिस्सा आप खाते हो, टमाटर जो आप खाते हो, जो खरीद के लाते हो, वो क्या है, फल है? वो क्या है, फल है? मैम, बायो में इंग्लिश वर्ड भी याद करना होगा। आशुतोष जी, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप आगे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं साइंस बैकग्राउंड से, तो आपको अगर पता है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आपको आता है, आप सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत बहुत मतलब अप्रिसिएटेड बात है। ठीक है मैम, आपका लिखने का तरीका कैजुअल है, क्या किया जाए, बचपन से साफ साफ लिखो, कॉपी पे लिखते हुआ मिलता आया है। हाँ, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। गुड इवनिंग मुदित। मैंगो, मैंगो सत्य फल है। ठीक है, गुड इवनिंग मंजू, गुड इवनिंग। आगे देखें,
सत्य फल में आप लिख सकते हो आपका टमाटर, बैगन, मिर्चा, खीरा, कुछ भी लिख सकते हो। सत्य फल में क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो टमाटर, पता नहीं क्यों मुझे फल के नाम पे पहले टमाटर याद आता है। आप लिख सकते हो बैंगन। कोई ये नहीं कहेगा कि मैम ने सब्जियों के नाम फल में लिखा दिए, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बैगन और टमाटर जो है वो फल है। और क्या लिख सकते हैं हम और अमरूद लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हम आम लिख सकते हैं, हम नारियल लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? सत्य फल है। वहीं पे आपका जो सेब है, जो नाशपाती है, ये सब क्या है? असत्य फल है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे हमें कुछ और चीजें पढ़नी है जो कि बहुत जरूरी है। एक क्या है? अनिषेक फल। अनिषेक फल, अब ये क्या होता है, किसी ने सुना है? हाँ, फल में आम, अमरूद, संतरा। इसके बारे में कभी सुना है? अनिषेक जनित फल। देखिए, अभी तक हमने कहा कि जो फल है वो पहले क्या होगा? पहले हमारे पास बीजांड बनेगा, उसके अंदर निषेचन होगा, वहां पे भ्रूण बनेगा, बीजांड की जो आवरण है वो बीज बनेगा, उसके बाद हमारे पास फल बनेगा। तो सामान्यतः हम कह रहे हैं कि जो, हाँ बिल्कुल, बैगन और टमाटर फल है। हमने क्या कहा? फल किसे कहते हैं? हमने कहा परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। तो बैगन, टमाटर, खीरा, ये सब फल है। लौकी और कोहड़ा सब फल है। जहां पे भी बीज बन रहा है, जहां पे भी अंडाशय है, जहां पे पुष्प का योगदान है, वो सब फल है। हाँ, बहुत अच्छी बात है राजा जी। अनिषेक जनित फल क्या होता है? ऐसे फल जिनमें फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि ऐसा फल बन जाए जिसमें पूरा फल तो बने लेकिन उसमें कोई भी निषेचन ना हो, ऐसे फल को हम अनिषेक जनित फल कहते हैं। कुछ अवस्थाओं में जो अनिषेक जनित फल है वो सामान्य अवस्थाओं में भी पाया जाता है, जबकि कुछ अवस्थाओं में इसे हम कुछ हॉर्मोन्स या कुछ केमिकल चेंजेस करके पौधों में इंड्यूस करते हैं। केले का बिया देखा है किसी ने? हाँ, किसी ने केले का बिया देखा है? स्ट्रॉबेरी में देखिए बीज जो है वो कवर के बाहर लगा होता है। हाँ, मैथ्स की क्लास चल रही है, जो मैथ के स्टूडेंट है वो मैथ की क्लास करेंगे। पता है किसी को? केले का बीज देखा है किसी ने? केला फल है, सबको पता है, उसके अंदर बीज दिखता है हमको कभी? क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया से सामान्यतः बीज का निर्माण होता है। और ऐसे फल जो कि अनिषेक जनित फल होते हैं, सामान्यतः ऐसे फलों में बीज अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, आशुतोष आपके में मैथ्स और बायो दोनों है? यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। हम लिख सकते हैं कि अनिषेक जनित फल कैसे फल होते हैं? वो फल जिनका निर्माण जिनका निर्माण निषेचन के बिना होता है, या निषेचन के बिना बनने वाले फल को निषेचन के बिना होता है, के बिना होता है, अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। ठीक है, अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। हाँ, यहाँ पे अंडाशय से फल बनता है लेकिन बीज नहीं बनता। सामान्यतः हम इसका प्रयोग या ऐसे फल हमें केले में देखने को मिलता है। हम ऐसे फल जिनमें खाने योग्य भाग बीज होते हैं, जैसे अनार की बात करते हैं, उसमें हम अनिषेक फलता नहीं यूज करते। हम तरबूज में इसका इंड्यूशन करते हैं, जैसे तरबूज में हम खाते हैं तो सबसे एनोइंग चीज क्या लगती है कि बार बार बीज मुंह में आ जाता है। तो अगर ऐसा तरबूज हो जिसपे बीज ही ना हो तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, खाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो तरबूज वगैरह का कल्टीवेशन जो है अनिषेक फलता का प्रयोग करके करते हैं। तो ऐसे फल जिनमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। ठीक है, हाँ, बिना निषेचन के फल के निर्माण को अनिषेक जनित फल कहते हैं।
आगे क्या बात करनी है, आगे हमें वो चीज पढ़नी है जो कि आज की क्लास के लिए बहुत जरूरी है। एक चीज है आपके पास असंगजनता और दूसरी चीज है आपके पास बहुगुणता। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो क्या है, क्या हो गया भाई, क्यों दुख हो रहा है आप लोगों को? असंग जनन। अब देखिए, मैंने जब आपको लैंगिक जनन की परिभाषा बताई थी तो मैंने कहा था कि लैंगिक जनन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, निषेचन। जो सबसे जरूरी चीज है वो है निषेचन। अगर मान लो किसी पौधे में फूल भी बनता है, किसी पौधे में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र भी बनते हैं, किसी पौधे में बीज का भी निर्माण होता है और फल का भी निर्माण होता है, लेकिन अगर निषेचन नहीं होता, अगर निषेचन नहीं होता तो इस प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन नहीं कहेंगे। मतलब सब कुछ हो रहा है जो अभी तक हमने देखा, युग्मक निर्माण हो रहा है, युग्मक स्थानांतरण भी मान लो अगर हो रहा है, लेकिन युग्मक संलयन नहीं हो रहा है। तो अगर किसी पौधों में युग्मक संलयन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पौधा लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहा है। मतलब बारात भी आ जाए, मेहंदी भी हो जाए, हल्दी भी हो जाए, विदाई भी हो जाए, रिसेप्शन भी हो जाए, लेकिन अगर सिंदूर दान और मंगलसूत्र नहीं हुआ तो हिंदू रिचुअल्स में हम उसको शादी नहीं मानते हैं। तो वैसा ही आप समझते हैं कि बिना निषेचन के सारी प्रक्रिया हो भी जाए तो उसे हम लैंगिक जनन नहीं कहते। तो जो असंग जनन है वो लैंगिक जनन के जैसा दिखने वाला एक अलैंगिक जनन है। मतलब इसमें फूल भी बनता है, युग्मक भी बनते हैं, लेकिन इसमें निषेचन नहीं होता। बीज भी बनता है और फल भी बनता है, लेकिन यहाँ पे निषेचन नहीं होता। हाँ, इसमें निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम एक प्रकार का लैंगिक जनन की मिमिक्री करने वाला अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया, लिख सकते हैं कि जनन या सबसे सिंपल परिभाषा आप लिख सकते हैं, बिना निषेचन की, बिना निषेचन के बीज का निर्माण के का बीज का निर्माण होने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? असंग जनन। मतलब इसमें होता सब कुछ जनन जैसा है, लैंगिक जनन जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होता, यहाँ पे निषेचन नहीं होता। यहाँ पे क्या नहीं होता, निषेचन नहीं होता। कैसे? तब बीज का निर्माण कैसे होगा जब निषेचन नहीं हुआ, समझते हैं। तो आप पहले ये लिख लीजिए कि ये एक प्रकार का, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है, जनन के अंतर्गत आती है। मतलब दिखता तो है कि लैंगिक जनन हो रहा है, लेकिन होता क्या है, अलैंगिक जनन है। क्या होता है इसमें, जैसे देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मान लो अंड कोशिका का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन लघु बीजाणु पे, सॉरी, गुरु बीजाणु में अगर मान लो कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, अगर मान लो गुरु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, तो ऐसे में जो अंड कोशिका या जो पूरा का पूरा भ्रूण कोष बनेगा वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो अगर अंड कोशिका द्विगुणित है तो बिना निषेचन के वो बीज का निर्माण कभी कभी कर देती है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी विभिन्नता नहीं आई। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड है और बीजांड के अंदर इस तरीके से हमारे पास बीजांड का कोशिका है, यहाँ पे गुरु बीजाणु धानी बनती है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु बनता है, और ये गुरु बीजाणु क्या करता है, सामान्य अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन करता है, और अर्धसूत्री विभाजन करके हमारे पास भ्रूण कोष बनाता है। मान लो कि ये अर्धसूत्री विभाजन करे ही ना, अगर ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेगा तो हमारे पास जो भ्रूण कोष बनेगा, हमारे पास जो पूरा का पूरा भ्रूण कोष बनेगा वो कैसा बनेगा, द्विगुणित बन जाएगा। जो भ्रूण कोष बनेगा वो द्विगुणित बनेगा, मतलब अंड कोशिका भी द्विगुणित होगी।
और अगर अंडकोशिका द्विगुणित है तो यही अंडकोशिका बिना निषेचन के, बिना नरयुग्मक संलयन के आगे चल के बीज का निर्माण कर देती है। और ये बीज में किसी भी तरीके का कोई भी नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं आता है, कोई भी नरयुग्मक संलयित नहीं हो रहा है, जेनेटिक विविधताएं यहाँ पे नहीं आएंगी। तो भले ही सब प्रक्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे बीज भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नरयुग्मक नहीं आ रहा है, संलयन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। हाँ, इस प्रक्रिया में सामान्यतः अर्धसूत्र जो आपका संलयन है और आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से पौधों की जो प्लॉइडी है वो नहीं चेंज होती है। कभी कभी पौधों की प्लॉइडी भी चेंज होती है, कभी कभी अगुणित जो अंडकोशिका है वही बीज बना लेती है, जिसकी वजह से जो पौधा बनता है वो भी अगुणित होता है। कभी कभी बीजांडकाय की कोशिकाएं आगे चल के बीज का निर्माण कर लेती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो ऐसे में अलग अलग तरीके से बहुत सारे तरीके हैं असंग जनता के, लेकिन ये अलैंगिक तरीका है जनन का। अब मुझे एक बात बताइए कि हम इस चीज को इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कोई इसका फायदा है? तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फायदा इसका हम अपने एग्रीकल्चर में उठा सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसका बहुत फायदा जो है, इसका बहुत बड़ा फायदा आपको आपके एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। कैसे? आपने अगर खेती की होगी तो जब हमें कोई अच्छे बीज चाहिए होता है तो हम हाइब्रिड बीज लेके आते हैं। आप जाते हो दुकान पे कहते हो कि मुझे लौकी की हाइब्रिड वैरायटी की बीज दे दीजिए। अब हाइब्रिड वैरायटी का फायदा क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था ना कृत्रिम संवर्धन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे हमने बैगिंग पढ़ा था, जहां पे हमने विपुंशन पढ़ा था, तो वैसी प्रक्रिया करके नर और मादा का जो है कि कृत्रिम रूप से सिलेक्शन करके वो जो हाइब्रिड वैरायटी है वो बनती है। और आप उस बीज को जब घर पे लाके लगाओगे तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो बीज आपको अच्छी पैदावार देगा। उसका जो फल का आकृति होगा वो अच्छा होगा, कम पानी में, ज्यादा तापमान में, कम खाद के साथ भी वो आपको अच्छा प्रोडक्ट दे सकती है। लेकिन जो आपके पास हाइब्रिड बीज होते हैं, जो आपके पास क्या होती है, हाइब्रिड बीज जो होती है, जो आपके पास हाइब्रिड सीड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ी कमी होती है। क्या? कि आपको जितनी बार फसल लगानी है उतनी बार आपको हाइब्रिड बीज मार्केट से खरीदना होगा। क्योंकि आप जो पौधा लगा रहे थे, आपने तो क्या किया, बीज खरीदा, उस बीज का निर्माण कृत्रिम संवर्धन से हुआ था। लेकिन जब आपने अपने खेत में किसी चीज का पौधा लगाया, तब तो इसका पुष्प जो है वो सामान्य रूप से खुला हुआ था। इस पुष्प पे न जाने कौन से अगल बगल के पड़ोसियों ने मान लो कि कृत्रिम जो है हाइब्रिड बीज नहीं लगाया, उन्होंने सामान्य बीज लगाया है, तो उनके परागकण आपके जो है वर्तिकाग्र पर आ गए होंगे। तो जरूरी नहीं है कि इसका जो बीज बना है वो उसी क्षमता का हो, उसी कुशलता का हो जैसा कि आपने हाइब्रिड वैरायटी खरीदा था। अगर इनके अंदर स्वयुग्मन हो जाता है तब तो आपके बीज की क्षमता कुछ हद तक जो है संग्रहित होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर से नया बीज खरीदना होगा। और जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनके दाम काफी महंगे होते हैं, जो कि किसानों के लिए खरीद पाना अपने आप में बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन हमें असंग जनता से मिल सकता है। कैसे? अगर हमें पता चल जाए कि किसी पौधे में हम कृत्रिम रूप से असंग जनता कैसे बना सकते हैं, तो हम उस प्रक्रिया को अगर कर दे तो हमारा जो हाइब्रिड बीज है, इसके जो बीज है वो सिर्फ और सिर्फ इसी मादा पौधे के गुणसूत्रों से मिलके बनेगा। तो मतलब जैसा ये पौधा होगा वैसा ही हमारा अगली पीढ़ी का जो बीज बनेगा उसका भी पौधा होगा। तो यहाँ पे असंग जनता में जो बीज बनते हैं वो क्लोन होते हैं। आपको क्लोन पता होगा, क्लोन उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं जब संतति बिल्कुल अपने माता पिता के जैसी होती है। जब संतति बिल्कुल अपने माता पिता के जैसी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी संतति को हम कहते हैं कि अपनी माता पिता के क्लोन है। जैसे वो रोबोट वाली मूवी आई थी ना, तो वो चिट्टी जो था उसने अपने जैसे बहुत सारे रोबोट बना लिए थे, तो वो उसके क्लोन थे। तो अलैंगिक जनन में क्लोन बनते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती हैं। तो असंग जनता एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, इसलिए यहाँ पे क्लोन बन सकते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि असंग जनता कैसे होती है, पौधे से किस अवस्थाओं में पौधों में ये प्रक्रिया होती है, तो हम वैसा एनवायरमेंट पौधे को देंगे
जिसकी वजह से हमारा पौधा असंजनता करेगा और हमारे हाइब्रिड वैरायटी की जो कार्यकुशलता है वो संग्रहित होगी उसकी अगली पीढ़ी में। तो ऐसे में किसानों को बार बार बीज जो कि बहुत महंगे होते हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुझे तो प्यास लग गई और मैं आज पानी भी रखना भूल गई हूँ। समझ में आ गया? असंजनता समझ में आ गया? एक टॉपिक और बचा है, बस 5 मिनट और दे दीजिए फिर आपका खत्म हो जाएगा। वो टॉपिक है बहुभ्रूणता। वो टॉपिक क्या है? बहुभ्रूणता। क्या है टॉपिक का नाम? बहुभ्रूणता। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी। कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः जो है वो एक बीजांड के अंदर, सामान्यतः हमारे पास एक अंडाशय के अंदर एक से ज्यादा बीजांड हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बीजांड के अंदर, अगर एक बीजांड के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण का निर्माण होता है, मान लो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अगर किसी पौधे में एक बीज के एक बीजांड के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता या फिर पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है? अगर किसी पौधे में एक बीजांड के अंदर भ्रूण की संख्या एक से ज्यादा होती है तो इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। सामान्यतः बहुभ्रूणता आपके आसपास मिलने वाले पौधों में आपका जो नींबू की फैमिली है, जो संतरा है, नींबू है, इसके अंदर देखने को मिलता है। जो अनावृत बीजी पौधे हैं उनमें बहुभ्रूणता बहुत सामान्य तौर पर देखने को मिलता है। तो ये चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया था। इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। बहुभ्रूणता की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब किसी बीजांड में एक समय में एक से ज्यादा भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि जो आपका पुष्पीय पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन समाप्त होता है। कल से आपका जो फेवरेट चैप्टर होता है, जनरली जो बायो के स्टूडेंट्स या मैथ्स के भी स्टूडेंट होते हैं उनका सबसे फेवरेट अगर बायोलॉजी का कोई चैप्टर होता है तो वो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्योंकि भाई रियल लाइफ में अपने आजू बाजू हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, हमें लगता है कि क्लास में बिल्कुल पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो हम इस टॉपिक को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, बहुत ही डिटेल में आसानी से समझ के पढ़ेंगे। आपके जितने भी डाउट्स होंगे, आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, चाहे वो रियल लाइफ डाउट्स हो, चाहे वो आपकी बुक्स की कोई डाउट्स है, वो सब कुछ लेते हुए हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मेरा भी फेवरेट चैप्टर है। मैं अगर किसी ऑफलाइन सेंटर पे कभी जाती हूँ या कभी किसी, जैसे हम बीएससी की क्लासेस कराते थे तो हम कभी बच्चों से मिलने जाते थे, तो अगर मुझसे कहा जाता था कि मैम आप 1-2 क्लास ले लीजिए बच्चों से या इंटरेक्ट कर लीजिए, तो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही पढ़ाती थी और बहुत मजा आता था। तो कल से हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, मानव जनन। तो तैयार होके आइएगा, थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हमने लैंगिक जनन की तीनों स्टेजेस, निषेचन के पहले की, निषेचन की, निषेचन के बाद की, बीज निर्माण की, फल निर्माण की और असंजनता, बहुभ्रूणता, सब कुछ देख लिया। ठीक है? अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम में आप पूछ सकते हैं।